बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कर रहे हैं सेकेंड ईयर फिज़िक्स इन बोर्ड में चैप्टर 13। ठीक है, इसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी और है इसका लेक्चर नंबर 1। इसके हम करेंगे पास्ट पेपर्स के न्यूमेरिकल्स 2001 से लेके 2003 तक। तो जिसमें हम देखते हैं कि कुछ न्यूमेरिकल्स रेजिस्टेंस के सर्किट्स के होते हैं और कुछ रेजिस्टेंस का जो फार्मूला होता है R=ρL/A उस पर बेस करते हैं, और कुछ जो आपके पास बैटरी का फार्मूला होता है उससे रिलेटेड जो है हमारे पास न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास 2001 में जो है क्या न्यूमेरिकल आया। 2001 में देखें क्या क्वेश्चन है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड द करंट थ्रू R3 एंड R4 ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। ये एक हमें सर्किट गिवन है, ठीक है, जिसमें हमारे पास रेजिस्टेंस है R1, ठीक है, R2, R3, R4, ठीक है। और यहाँ पर हमें लेबलिंग जो है हमें सर्किट में गिवन थी कि ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है और ये R5 है, ठीक है। यहाँ पे एक बैटरी है, ठीक है, इसका वोल्टेज भी है और ये सारी वैल्यूज़ हैं हमें गिवन है कि रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ क्या हैं, क्या ओम है। और हमें मालूम क्या करना है, इस पूरे सर्किट का जो आखिर में एंड में रेजिस्टेंस आएगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जिसको हम R से डिनोट करेंगे, वो हमें कैलकुलेट करना है। और करंट हमें मालूम करना है R3 और R4 का। इस करंट को हमने डिनोट किया है किससे, I6 से, क्योंकि R3 और R4 का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उसको हम डिनोट करेंगे R6 से। तो R6 के थ्रू जो करंट है, ठीक है, उसको हम I6 से डिनोट कर रहे हैं और यहाँ पर हमें I6 कैलकुलेट करना है। यानी R आपको कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और आपको I6 कैलकुलेट करना है करंट थ्रू R3 एंड R4। अब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस के सर्किट होते हैं इसमें हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है ओम्स लॉ का V=IR, ठीक है। यानी ओम्स लॉ क्या कहता है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। V=IR से हम जो है यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। करंट कैलकुलेट करना हो या वोल्टेज कैलकुलेट करना हो, हमारा पूरे सर्किट में यही फार्मूला अप्लाई होता है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि हम किस तरह से सर्किट्स को सॉल्व करते हैं। तो सर्किट को, रेजिस्टेंस के सर्किट्स को सॉल्व करने में देखें कि आपके पास दो चीज़ें देखते हैं कि आप सर्किट किस तरह से सॉल्व करेंगे, कहाँ से सॉल्व करना आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास जो है इस तरह का सर्किट है ये, ठीक है, तो यानी इस तरह का सर्किट का क्या मतलब है कि ये एक बड़ा बॉक्स है, इसको हम कहते हैं कि लूप है, और उसके अंदर फिर एक ये छोटा बॉक्स है, यानी उसके अंदर एक दूसरा लूप है ये। तो अगर आपके पास इस तरह का सर्किट हो कि बॉक्स के अंदर बॉक्स के अंदर बॉक्स, ठीक है, या लूप के अंदर लूप के अंदर लूप, इस तरह से, तो हम सर्किट को जो सॉल्व करना शुरू करते हैं वो सबसे अंदर वाले लूप से या बॉक्स से हम सर्किट सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। यानी ये जो लूप है या ये जो आपके पास बॉक्स है, यहाँ से हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। सॉल्व करने का मतलब है कि हम रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट लेते हैं, तो हम यहाँ से इन तीन रेजिस्टेंस का सबसे पहले इक्विवेलेंट लेंगे और उसके बाद फिर हम इसके साथ, ठीक है, जो बाहर रेजिस्टेंस है इसका इक्विवेलेंट लेंगे। तो सर्किट जब हम सॉल्व करते हैं तो पहला काम हमारा यही होता है कि हम इस सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें। यहाँ पे तो आपको कहा गया है, आपसे पूछा गया है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट कीजिए, लेकिन जहाँ पे आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, आपसे कहा जाएगा कि फर्ज करें कि कोई रेजिस्टेंस है उसका वोल्टेज बताएं या आप करंट बताएं, तो तभी आप जो है, कोई आपका डायरेक्ट मेथड नहीं होता कि डायरेक्ट आप वोल्टेज या करंट कैलकुलेट कर लें उस रेजिस्टेंस का, बल्कि आप स्टेप बाय स्टेप ही उसको करते हैं। और सबसे पहले हमें क्या काम करना पड़ता है, उस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही कैलकुलेट करना होता है और उसके बाद हम बैकवर्ड जो है मूव करते हैं और फिर हम, ठीक है, उस गिवन रेजिस्टेंस का करंट या वोल्टेज हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास लूप के अंदर लूप है तो आप इनर मोस्ट लूप से सर्किट स्टार्ट करेंगे और फिर इसी तरह से हम, अगर गिवन नहीं होगा, रेजिस्टेंस की नंबरिंग
गिवन नहीं होगी R1 R2, तो हम नंबरिंग भी इसी तरह से करेंगे, जहाँ से हम सर्किट स्टार्ट कर रहे हैं वहीं से हम R1 R2 R3 और R4 इस तरह से हम नंबरिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर दूसरा सर्किट देखें इस तरह से होता है कि ये आपके पास सर्किट है, अब इसमें लूप के अंदर ठीक है लूप नहीं है, तो यहाँ पर अगर ये आप सर्किट को सॉल्व करेंगे तो ये बैटरी है। ठीक है, ये बैटरी है और ये बैटरी का समझ लें कि नियर मोस्ट एंड है और ये जो है समझ लें कि फार एंड है। ये तो सबसे जो दूर वाला एंड होता है या फार एंड होता है उससे हम सर्किट सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यानी ये वाला सर्किट जो है हम कहाँ से शुरू करेंगे, इस रेजिस्टेंस से सॉल्व करना शुरू करेंगे और फिर अगर लेबलिंग नहीं दी हुई होगी तो हम यहीं से लेबलिंग करेंगे, यानी ये R1 होगा। ठीक है, ये आपका R2 होगा, फिर R3 होगा, फिर R4 होगा। तो जब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो पहले हम इन दोनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट लेंगे। ठीक है, फिर उसका जो इक्विवेलेंट आएगा उसके साथ इसका इक्विवेलेंट लेंगे, फिर उनका जो इक्विवेलेंट आएगा उसके साथ फिर हम इसका इक्विवेलेंट लेंगे। इस तरह से फाइनली हमारे पास इस पूरे सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो सर्किट को हमें इस तरह से सॉल्व करना पड़ता है, या तो आप इनर मोस्ट लूप से जो है स्टार्ट करते हैं या आप फार एंड से स्टार्ट करते हैं। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना तो आपका आंसर कभी भी सही नहीं आएगा। ठीक है, आंसर रॉन्ग आएगा, जो भी आप वोल्टेज या करंट कैलकुलेट करेंगे ठीक है वो सही नहीं होगा। ठीक है, वो मेथड क्या होगा, रॉन्ग होगा। अब हमारे पास जो गिवन सर्किट है ठीक है उसमें देखें हमें ये डाटा गिवन है। ठीक है कि R1 जो है उसकी वैल्यू है 20 ओम, R2 है 30 ओम, R3 है 20 ओम, R4 40 ओम, R5 10 ओम और ये जो बैटरी लगी है इसका वोल्टेज कितना है 18 वोल्ट। ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है पूरे सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिसको हम R से डिनोट कर रहे हैं, यानी फाइनली जो हमारे पास एक रेजिस्टेंस आता है पूरे सर्किट का उसको हम R से डिनोट करते हैं। ठीक है, R से भी डिनोट कर सकते हैं और RE से भी डिनोट कर सकते हैं, छोटा सा यहाँ पे स्मॉल e लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे करंट जो है हम उसको डिनोट कर रहे हैं I6 से। ठीक है, ये हम करेंगे। अब यहाँ पे सर्किट को हम दोबारा देख लेते हैं कि हमारा ये जो सर्किट है इसमें हमें ठीक है हमारे पास ये हमारे पास अब आप ये देख लें कि ये आपके पास बिग बॉक्स है और ये आपके पास जो है उसके अंदर छोटा बॉक्स है, इनर लूप है ये। ठीक है, और उसके बाद फिर ये आपके पास और इसके अंदर ये इनर लूप है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यानी सबसे पहले हम R3 और R4 का इनर लूप से हमें स्टार्ट करना है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ R3 और R4 का हम क्या लेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेंगे। अब हमें देखना होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कि रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में है या पैरेलल है। ठीक है, उसको देखने का क्या मेथड है, उसको देखने का मेथड ये होता है कि आप ये देखें कि जो आप 2 या 3 रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट मालूम करने जा रहे हैं वो जो है उसमें करंट की क्या पोजीशन है, क्या उन दोनों में करंट सेम है। ठीक है, या करंट जो है उसमें अलग अलग है यानी डिवाइड हो रहा है। अगर करंट सेम है तो इसका मतलब है कि वो दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, और अगर करंट डिवाइड हो रहा है तो वो रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल में है। तो यहाँ पे देखें कि करंट का हमें कैसे पता चलता है कि डिवाइड हो रहा है या सेम है। तो यहाँ से अगर आप देखें कि करंट आपका यहाँ से सर्किट से चलना शुरू हुआ, ठीक है, यानी फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से आया, यहाँ पे आके देखें कि ये पॉइंट जो है यहाँ पर आके करंट के पास कितने हैं, 3 पाथ हैं। ठीक है, 3 रास्ते हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो जब करंट के पास एक से ज़्यादा पाथ आ जाते हैं, रास्ते आ जाते हैं, तो फिर करंट जो है वो लाजमी डिवाइड होता है। तो करंट डिवाइड होगा, कुछ करंट यहाँ से जाएगा R1 से, कुछ करंट जो है वो यहाँ से जाएगा, ठीक है, R2 से, और कुछ करंट क्या है यहाँ से जाएगा R3 और R4 से। अब यहाँ से जो करंट आएगा, ठीक है, यहाँ से जो करंट आएगा जिसको हम I6 से नोट कर रहे हैं, I6 जो है देखें R3 में से भी फ्लो करेगा और उसके आगे अब ये वही सेम करंट जो है R4 में से फ्लो करेगा। ठीक है, क्योंकि R3 के बाद देखें करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक ही रास्ता है। ठीक है, तो सेम करंट फ्लो होगा किस में से, R3 R4 में से। तो अगर सेम करंट फ्लो हो रहा है 2 रेजिस्टेंस में से, तो इसका मतलब है कि ये दोनों क्या हैं, सीरीज में हैं। इन दोनों का इक्विवेलेंट हम सीरीज के फॉर्मूले से मालूम करेंगे, यानी R3 R4 का फॉर्मूला जो है हम क्या लेंगे, ठीक है, एडिशन का सिंपल फॉर्मूला
फॉर्मूला होगा। ठीक है, हमारा नॉर्मली सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। यहाँ पर हम जो है डिनोट कर रहे हैं R3 और R4 का जो इक्विवेलेंट आएगा उसको हम R6 से डिनोट करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, हमारा फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, R6 जो है इक्विवेलेंट है R3 R4 का। R3 R4 जो है सीरीज में है, इसलिए R6 का फॉर्मूला बन जाएगा R3 प्लस R4। ठीक है, R3 की वैल्यू क्या है 20, R4 है 40, इन दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास आएगा 60 ओम। ये है R6 की वैल्यू। अब यहाँ पे क्या करना होता है कि जब आप इक्विवेलेंट मालूम करते हैं तो आपको फिर दोबारा से, ठीक है, उसकी इस बेस पर आपको सर्किट दोबारा रीड्रॉ करना पड़ता है। और यहाँ पर फिर जब रीड्रॉ करते हैं तो आप R3 R4 को रिमूव कर देते हैं और उसकी जगह हम उसका इक्विवेलेंट लगा देते हैं, यानी हम उसकी जगह लगा देंगे R6। अब ये देखिए हमने दोबारा सर्किट जो है रीड्रॉ किया है, जहाँ R3 R4 था उसकी जगह हमने R6 यानी उसका इक्विवेलेंट लगा दिया है। ठीक है, ये सर्किट रीड्रॉ करने के बाद फिर अब हम आ जाएंगे, ठीक है, इक्विवेलेंट पर। यहाँ पर अब ये तीन जो रेजिस्टेंस हैं इनको हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जैसे कहा था कि करंट जब यहाँ से आएगा तो यहाँ पे आने के बाद इसके पास तीन रास्ते हैं और करंट जो है वो डिवाइड होगा इसमें R1 में, R2 में और R6 में। इसका मतलब है जब करंट डिवाइड हो रहा है तो R1 R2 और R6 क्या हैं, ये तीनों पैरेलल हैं। ठीक है, तो यानी R1 का, R2 का, R6 का हम इक्विवेलेंट लेंगे। ठीक है, और तीनों जो हैं ये आपके पास एक साथ आप इनका पैरेलल का फॉर्मूला अप्लाई आप कर सकते हैं तीन में। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारा पैरेलल का क्या होता है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये फॉर्मूला हमने देखा था थ्योरी में। तो यहाँ पर हम, ठीक है, यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इसके इक्विवेलेंट को हम फिर डिनोट करेंगे किससे, R7 से। ठीक है, यानी नंबरिंग जो है हम आगे कंटिन्यू करेंगे जब तक कि हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं आ जाएगा। तो R1 का, R2 का और R6 का जो इक्विवेलेंट होगा वो होगा हमारे पास R7। ठीक है, तो R7 है, ठीक है, और R1 R2 R6 पैरेलल हैं। यहाँ पे पैरेलल का फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, R7 जो है इक्विवेलेंट है, तो ये है 1/R7 इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R6। ठीक है, यहाँ वैल्यूज पुट की हमने, R1 की 20, R2 की 30 और R6 की हमने 60। यहाँ पे देखें कि एक मेथड तो वही होता है कि सिंपली अगर आप LCM लेके सॉल्व कर लें तो यहाँ पे भी इस तरह से आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा 1/10। ठीक है, और आपके पास फिर अब आप क्या करेंगे, ठीक है, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, R7 को इधर 1 से मल्टीप्लाई कर लें और 10 को इधर 1 से मल्टीप्लाई कर लें, तो R7 की वैल्यू आ जाएगी 10। दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था कैलकुलेटर से किस तरह सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये 1 है ऊपर, 1/20, इसका मतलब है ये 20 जो है वो इसका इनवर्स है ये। ठीक है, जैसे 1/x होता है, 1/x मीन्स x -1। ठीक है, x इनवर्स। तो आप एक की होती है, ठीक है, कैलकुलेटर में, ठीक है, वो होती है आपके पास x -1। ठीक है, ये वाली की जो है हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये वाली आप की यूज़ करेंगे और आप क्या करेंगे, किस तरह से आप सॉल्व करेंगे कि आप जो हैं आप 20 लिखेंगे और वो की प्रेस कर देंगे x -1 की, तो लिखा हुआ आ जाएगा 20 और पावर आ जाएगी उसके ऊपर -1, 20 का इन्वर्स आ जाएगा। फिर आप प्लस प्रेस करेंगे और आप लिखेंगे 30 और 30 के बाद फिर की प्रेस करेंगे, ठीक है, इन्वर्स की यानी x -1 की, तो आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा 30 और इसके ऊपर पावर आ जाएगी -1 यानी 30 का इन्वर्स। फिर प्लस लिखेंगे, ठीक है, फिर आप क्या करेंगे 60 लिखेंगे और 60 के बाद फिर की प्रेस कर देंगे किसकी, x -1 की, तो ये आ जाएगा 60 का इन्वर्स। ठीक है, फिर आप इक्वल करेंगे तो ये आपके पास इस पूरे का रिजल्ट दे देगा। ठीक है, और वो रिजल्ट क्या होगा, वो रिजल्ट होगा आपके पास 1/10। अब 1/10 जो है वो किसके इक्वल है, यहाँ 1/R7 के इक्वल है, यानी हमें दोबारा फिर क्या करना है, R7 की वैल्यू के लिए हमें इसका इन्वर्स चाहिए। ठीक है, तो अब आप इसका इन्वर्स के लिए जब आपके पास ये आंसर आ जाएगा 1/10, आप दोबारा x -1 की प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 10, वो होगी आपके पास R7 की वैल्यू। तो जब भी कहीं LCM लेना होगा, आप इस तरह से LCM लेना हो और ऊपर जो है आपके पास
1 हो, ठीक है, ऊपर अगर 1 हो तो आप जो है इन्वर्स की से आप इजीली एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है, और आपको ठीक है एलसीएम लेने की और कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट आप जो है 1 स्टेप में आंसर ठीक है लिख सकते हैं। R7 हमारे पास 10 ओम आ गया। अब हम सर्किट को दोबारा रीड्रॉ करेंगे। R7 को हम लगा देंगे, ठीक है, R1 R2 R6 को रिमूव करके। तो हमने यहाँ देखें R1 R2 और R6 जो है हमने रिमूव करके यहाँ पर R7 लगा दिया। R7 लगाने के बाद हमारा सर्किट इस तरह का हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे करंट जब यहाँ से आता है तो वो यहाँ पे R5 से फ्लो करता है और फिर वही सेम करंट R7 से फ्लो करेगा। यहाँ पे आगे कोई डिवीजन नहीं हो रही है, करंट जो है उसके पास एक ही रास्ता है R7 में से जाने का। इसका मतलब है कि R5 और R7 में सेम करंट फ्लो होगा और सेम करंट फ्लो होने का मतलब है कि R5 और 7 सीरीज में है। सीरीज का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हमें पता है कि फिर इसके बाद हमारे पास एक रेजिस्टेंस आएगी, वो फाइनल सर्किट की रेजिस्टेंस होगी, इसलिए हम उसको R से डिनोट करेंगे। और सीरीज का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, सिंपल एडिशन, यानी R5 और R7 को हम ऐड करेंगे। R इज इक्वल टू R5 प्लस R7, ये होगा हमारे पास R, और ये है हमारे पास R जो है इन दोनों का इक्विवेलेंट भी है और R जो है हमारे पास पूरे सर्किट का भी इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमने वैल्यूज पुट की हैं R5 R7 की, आंसर आया हमारे पास 20 ओम। और ये हमारे पास सर्किट हमने फिर रीड्रॉ किया, R5 और R7 को रिमूव करके हमने R लगा दिया। ये फाइनली हमारे पास सर्किट आ गया कि बैटरी लगी है, ठीक है, और यहाँ पर ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है और इसमें से जो अब करंट फ्लो होता है, ठीक है, फाइनली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में से उसको हम कहते हैं आई से डिनोट करते हैं और ये होता है हमारे पास टोटल करंट, ठीक है, टोटल करंट होता है और इसको फिर हम कैलकुलेट करते हैं। यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपने टोटल करंट कैलकुलेट करना है। यानी हमारा जो फॉर्मूला क्या चल रहा है, V इज इक्वल टू आई आर। तो V इज इक्वल टू आई आर में हमें ये देखना होता है कि जो रेजिस्टेंस है उसकी हमें तीनों चीज़ें मालूम है, यानी हमें रेजिस्टेंस मालूम है, हमें उसका करंट मालूम है, हमें उसका वोल्टेज मालूम है, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, फिर हम बैकवर्ड मूव करते हैं। अब यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको मालूम है 20 ओम है, ठीक है। इसका वोल्टेज हमें, क्योंकि एक ही रेजिस्टेंस है तो जो आपने बैटरी लगाई है इसका जो वोल्टेज होगा, ठीक है, जैसे इसका कितना है 18 वोल्ट है, तो इसका वोल्टेज भी, इसके अक्रॉस भी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी कितना होगा, 18 वोल्ट होगा, ठीक है। इस बैटरी का वोल्टेज और इसका जो वोल्टेज है, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होगा, ठीक है। तो वोल्टेज हमें पता है, हमें रेजिस्टेंस पता है, क्या नहीं पता, हमें इसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो हम करंट मालूम करेंगे, उसके बाद फिर हम बैकवर्ड चलेंगे। तो टोटल करंट के लिए हमने ओम्स लॉ अप्लाई किया है, ठीक है। आई इज इक्वल टू V अपॉन आर। V आपके पास ये है 18 और R हमारे पास ये है आपके पास 20, ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा करंट, ठीक है, टोटल करंट, और ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है 0.9 एम्पियर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, बैकवर्ड मूव करना है, कब तक, ठीक है, जब तक कि हमारे पास वो रिक्वायर्ड करंट ना आ जाए, यानी I6, ठीक है। अब बैकवर्ड मूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि टोटल करंट जो हमारे पास आया है I 0.9, ठीक है। ये जो R था ये किसका इक्विवेलेंट था, ठीक है, ये R था हमारे पास इन दोनों का इक्विवेलेंट, और ये दोनों सीरीज में है, और सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है, ठीक है। तो करंट जब आपके पास सेम होगा तो सेम वाली चीज़ हमेशा हम उसके इक्विवेलेंट से लेते हैं, यानी इन दोनों का करंट और इसके जो इक्विवेलेंट का करंट है वो सेम होगा। इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या है, R5 और R7 का जो इक्विवेलेंट है वो है R। तो जो R का करंट होगा वही R5 का और R7 का करंट होगा। क्यों, क्योंकि करंट सीरीज में सेम होता है, ठीक है। तो सीरीज में जब करंट सेम होता है तो सेम वाली चीज़ हम कहाँ से लेते हैं, वो उसके इक्विवेलेंट से लेते हैं। इसका मतलब है कि जो हमारे पास I करंट है, ठीक है, वही हमारे पास करंट है I5,
और वही है हमारे पास करंट I7, यानी उसी इसमें से 0.9 एम्पियर इसमें से भी फ्लो होगा और 0.9 एम्पियर इसमें से भी फ्लो होगा। इनका करंट भी 0.9 एम्पियर है, ये हमें मालूम हो गया। अब करंट मालूम होने के बाद जो है आप ये देखें कि हमें जो रिक्वायर्ड करंट चाहिए R6 का, यानी R3 R4 का, R3 R4 किसके अंदर है? क्या इसके अंदर है? ये इसके अंदर है, तो इसके अंदर नहीं है, क्योंकि ये जो है R5 शुरू से, ठीक है, एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है, ये किसी का इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है। R7 जो है इक्विवेलेंट है, यानी R7 के अंदर जो है R3 और R4 है, ठीक है। तो अब अगर हमें इसका जो है आपको करंट मालूम हो गया है, तो हमें क्या नहीं मालूम? इसका वोल्टेज नहीं मालूम है, हम इसका वोल्टेज मालूम करेंगे। तो होता क्या है कि जो हमें रिक्वायर्ड होता है हम सिर्फ उसकी चीज़ें मालूम करते हैं, और जो रिक्वायर्ड नहीं होता हम उसको छोड़ देते हैं, ठीक है, हमारा मेथड वरना लॉन्ग हो जाएगा। अब R5 से हमें कोई कंसर्न नहीं है, हमें इसका वोल्टेज मालूम नहीं करना है, हम इसका वोल्टेज मालूम नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसका वोल्टेज मालूम करेंगे, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे V7 से, और उसका फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, यानी V7 इज इक्वल टू I7 R7, ये है वोल्टेज, ठीक है, किसका? R7 का। अब I7 क्या है? ठीक है, I7 हमारे पास 0.9 है और R7 की वैल्यू क्या थी? हमारे पास 10 थी। हमने इनको मल्टीप्लाई किया, कितना आया हमारे पास? 9 वोल्ट, ठीक है, यानी हमारे पास वोल्टेज है अक्रॉस R7 9 वोल्ट, ठीक है। वोल्टेज मालूम हो गया, यानी हमारे पास, अब आप ये देखें सर्किट में, ठीक है, पीछे बैकवर्ड आना पड़ेगा हमें, कि इसका हमें वोल्टेज भी मालूम हो गया कि 9 वोल्ट है, इसका हमें करंट मालूम है 0.9 एम्पियर है, इसकी हमें, ठीक है, रेजिस्टेंस मालूम है कि 10 ओम है, ठीक है। अब पीछे बैकवर्ड चलेंगे कि हम देखेंगे R7 किसका इक्विवेलेंट था, ठीक है, R7 किसका इक्विवेलेंट था? R7 इन तीनों का इक्विवेलेंट था, ठीक है, और ये तीनों जो हैं पैरेलल में है, ठीक है। पैरेलल में क्या चीज़ सेम होती है? पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, ठीक है। तो अगर पैरेलल में वोल्टेज सेम है तो वो वोल्टेज हम कहाँ से लेंगे? वो इसके इक्विवेलेंट से लेंगे, यानी जो इसके इक्विवेलेंट का वोल्टेज होगा वही इन तीनों का वोल्टेज होगा। इन तीनों का इक्विवेलेंट क्या है? R7, और R7 का वोल्टेज अभी हमने क्या कैलकुलेट किया है? 9 वोल्ट, ठीक है। तो अगर R7 का वोल्टेज 9 वोल्ट है तो यहाँ पर R1 का जो वोल्टेज है, ठीक है, वो भी 9 वोल्ट होगा, और R2 का वोल्टेज जो है वो भी 9 वोल्ट होगा, और R6 का वोल्टेज है वो भी 9 वोल्ट होगा, यानी कि V1 भी 9 वोल्ट होगा, V2 भी 9 वोल्ट होगा, और V6 भी 9 वोल्ट होगा, ठीक है। ये है इसका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, ठीक है। अब हमें मालूम हो गया कि ये R6 का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? 9 वोल्ट है, ठीक है। अब हमने देखना है कि हमारा जो रिक्वायर्ड करंट है I6, ठीक है, वो है R3 और R4 का। R3 R4 किसके अंदर है? क्या इसके अंदर है? ये इसके अंदर है, ये इसके अंदर है। तो ये शुरू से R1 है, ये इंडिविजुअल है, ये R2, ये भी इंडिविजुअल है। तो R3 R4 किसके अंदर है? इसके अंदर है, यानी R6 हमारे पास इक्विवेलेंट ऑफ R3 एंड R4। इसका मतलब है कि सिर्फ हम इसका, ठीक है, करंट मालूम करेंगे, हमें इसके करंट से कोई मतलब नहीं है, और हमें कोई गिवन नहीं है कि हम इसका करंट मालूम करें, तो हम इनका करंट मालूम नहीं करेंगे, ठीक है। जो जो हमें रिक्वायर्ड होगा हम वो मालूम करेंगे, ठीक है, बाकी चीज़ें हम छोड़ते जाएंगे, वरना प्रॉब्लम हमारा बहुत लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें इसका देखें वोल्टेज मालूम है, R6 की हमें वैल्यू मालूम है। अब हम इसका करंट मालूम करेंगे I6, और हम ओम्स लॉ का फार्मूला अप्लाई करेंगे, I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो होगा I6 इज इक्वल टू V6 अपॉन R6, ठीक है। तो अब ये हम देखें फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं इसके लिए, और यहाँ पर हमने करंट मालूम किया है V6 अपॉन R6, 9 अपॉन 60, और डिवाइड किया, हमारे पास आया 0.15 एम्पियर, ठीक है। ये हमारे पास करंट आ गया R6 का करंट, ठीक है। अब R6 का करंट हमारे पास आ गया 0.15 एम्पियर। तो यहाँ पर R6 का जो करंट है, ठीक है, ये अब हम देखें R6 किसका इक्विवेलेंट है, फिर हम बैकवर्ड जाएंगे, ठीक है। बैकवर्ड जाने पे हमने देखा कि R6 जो है वो R3 और R4 का इक्विवेलेंट है, ठीक है, और R3 R4 सीरीज़ में है, और सीरीज़ में करंट सेम होता है, तो जो सेम चीज़ होती है वो हम क्या लेते हैं? उसके इक्विवेलेंट से लेते हैं। तो इनका इक्विवेलेंट है R6,
जो R6 का करंट होगा वही R3 का करंट होगा और वही R4 का करंट होगा। ठीक है, यानी हमने जो 0.15 एम्पियर करंट मालूम किया है R6 का, वही करंट R3 का होगा यानी I3, और वही करंट R4 का होगा यानी वो I6 जो है इसमें से दोनों में से फ्लो करेगा। 0.15 एम्पियर R3 में से भी फ्लो करेगा और R4 में से फ्लो करेगा। ठीक है, यानी हमारा जो रिक्वायर्ड करंट हमें जो मालूम करना था, करंट थ्रू R3 एंड R4, ठीक है, ये हमारा I6 है और ये हमने कैलकुलेट कर लिया है 0.15 एम्पियर। ठीक है, अब हम इसका आंसर ठीक है चेक कर लेते हैं, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। तो ये हमारे पास देखें, दिस इज द करंट थ्रू R6 एंड ऑल्सो द करंट थ्रू R3 एंड R4। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा 2002 का प्री मेडिकल का। ये हमारे पास है कि एक बैटरी है, अ बैटरी ऑफ 24 वोल्ट इज कनेक्टेड टू अ 10 ओम लोड। लोड मीन्स अ रेजिस्टेंस। ठीक है, एंड करंट ऑफ 2.2 एम्पियर इज ड्रॉन। ठीक है, 2.2 एम्पियर करंट उस सर्किट में फ्लो हो रहा है जिसमें एक बैटरी लगी है 24 वोल्ट की और एक रेजिस्टेंस लगा है, ठीक है, 10 ओम का। फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी एंड टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, अब ये देखें कि इस तरह के जो सर्किट हैं जिसमें एक बैटरी लगी होती है और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस या तो आपको गिवन होती है या आपको कैलकुलेट करनी होती है, फाइंड आउट करनी होती है, उस तरह के सर्किट में आप जो फार्मूला यूज़ करते हैं, देखें वो देखें क्या करते हैं। अब यहाँ पे देखें ये सर्किट हमारा बनेगा, एक बैटरी लगी है, ठीक है, उसकी एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसको हम साथ में ही यहाँ पर शो करते हैं। ठीक है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी है जिसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये हमारे पास लोड है, ठीक है, जिसको हम r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 10 ओम। ठीक है, और यहाँ पर जब इस तरह का सर्किट होता है जिसमें बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस की बात हो रही होती है, ठीक है, वो गिवन होती है, ये आपसे पूछी जाती है। ठीक है, उस वक्त हम क्या करते हैं कि बैटरी के वोल्टेज को हम E से डिनोट करते हैं, कैपिटल E से। ठीक है, यानी ये होता है हमारे पास EMF ऑफ द बैटरी। ठीक है, EMF ऑफ द बैटरी यहाँ पर है 24 वोल्ट, तो हम बैटरी के वोल्टेज को यहाँ पर E से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपने डाटा बनाया E इज इक्वल टू 24 वोल्ट। ठीक है, लोड रेजिस्टेंस जो है आप कैपिटल R से डिनोट करेंगे, यहाँ पे आएगा 10 ओम। ठीक है, फिर लोड रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज होता है उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल V से, ये होता है टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, करंट कितना फ्लो कर रहा है इस सर्किट में से, ठीक है, वो हमारे पास गिवन है 2.2 एम्पियर। हमें कैलकुलेट करना है बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस और हमें टर्मिनल वोल्टेज कैलकुलेट करना है, यानी वोल्टेज अक्रॉस दिस लोड या वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ देखें कि आपके पास, आपको पता है कि अगर आपको किसी भी रेजिस्टेंस का वोल्टेज मालूम करना है, ठीक है, तो इसका सिंपल फार्मूला क्या होगा, V इज इक्वल टू IR। यानी इसका अगर हमें करंट मालूम है, अगर हमें इसकी रेजिस्टेंस मालूम है, तो हम इसका वोल्टेज मालूम कर सकते हैं। तो पहले हम वोल्टेज ही कैलकुलेट करेंगे V इज इक्वल टू IR से, तो हमें टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है, मालूम हो जाएगा। यहाँ पे हमने देखें पहले कैलकुलेट किया है टर्मिनल वोल्टेज, V इज इक्वल टू IR। ठीक है, करंट है 2.2, R है हमारे पास 10 मल्टीप्लाई किया 22 वोल्ट। ठीक है, और टर्मिनल वोल्टेज जो है हमेशा EMF ऑफ द बैटरी से कम होता है। ठीक है, ये कभी ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, इसका आप ख्याल रखें। ठीक है, बाज़ दफ़ा अगर आप कैलकुलेशन गलत कर देते हैं, ये आंसर आपके पास ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो आपको, ठीक है, फ़ौरन पता चल जाना चाहिए कि ये आंसर फिर रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें हम आंसर क्या आ रहा है, कम आ रहा है, 24 से कम आ रहा है, तो ये हमारा 22 वोल्ट आंसर सही है, और यहाँ वापस टर्मिनल वोल्टेज आ गया। अब इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए आप ये देखें सर्किट कि जो ये बैटरी का जो वोल्टेज है, लेकिन बैटरी का वोल्टेज जो है वो सर्किट की में जितनी रेजिस्टेंस होती हैं, ठीक है, वहाँ पर वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो रहा होता है। अगर रेजिस्टेंस सीरीज में होती हैं तो करंट सेम होता है और वोल्टेज डिवाइड होता है। अब ये जो लोड रेजिस्टेंस है और बैटरी की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है,
ये सीरीज में है। और सीरीज में क्यों है? क्योंकि देखें करंट जो है इसमें से आई इसमें से भी फ्लो करेगा और आई जो है इसमें से भी फ्लो करेगा, तो सेम करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब है स्मॉल आर और ये जो कैपिटल आर सीरीज में है। जब सीरीज में होते हैं तो करंट सेम होता है और वोल्टेज डिवाइड होता है। अब बैटरी का जो वोल्टेज है जो कि ईएमएफ है ई, ये डिवाइड होगा कहाँ पर? यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, इसका जो वोल्टेज है इसको हम तो डिनोट कर रहे हैं वी से। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसका जो वोल्टेज है, ठीक है, जो कि इसके अक्रॉस आएगा इंटरनल रेजिस्टेंस के, वो भी हम ओम लॉ से कैलकुलेट करेंगे और ये होगा करंट थ्रू दिस मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। इसके थ्रू करंट कितना फ्लो कर रहा है? ठीक है, आई फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो एक करंट आई है और रेजिस्टेंस आर है, इसका मतलब है इसका वोल्टेज कितना होगा? ठीक है, आई आर। ठीक है, आई मल्टीप्लाई बाय स्मॉल आर, इसका वोल्टेज होगा, ठीक है, आई आर, इसका वोल्टेज होगा वी। यानी कि ये जो वोल्टेज है ये दो में डिवाइड हो रहा है, वी, ठीक है, और आई आर में, यानी इस दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस वोल्टेज। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला हमारा इस तरह से बन जाता है। अगर इस तरह का हमारे पास सिंपल सर्किट होता है, E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर। यहाँ देखें वैल्यूज हमारे पास गिवन है, E इज इक्वल टू 24, वी हमने कैलकुलेट किया है, आई हमें गिवन है। अब यहाँ से हम आर कैलकुलेट करेंगे, 22 हम यहाँ लेके जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे, 24 माइनस 22, और यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2 आया और 2.2 जब यहाँ जाएगा तो डिवाइड करेगा, आर इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2.2, यानी आर की वैल्यू जाएगी इंटरनल रेजिस्टेंस की, ठीक है, वो आएगी हमारे पास 0.909 ओम। जब भी आपके पास आंसर स्मॉल नंबर हो, ये ठीक है, यानी कि आपके पास डेसिमल से पहले कोई डिजिट ना हो, तो पॉइंट के बाद एटलीस्ट आप 3 डिजिट्स जो हैं वो लिख लें। ठीक है, पॉइंट के बाद अगर आप 3 डिजिट्स लिखेंगे तो ये आपका मोर एक्यूरेट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि अब ये देखें एक 9 जो है एक बड़ा डिजिट है, तो अगर आप इस 9 को स्किप करके अगर आप इसका आंसर सिर्फ ये लिख देंगे 0.90, ठीक है, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। या तो आप लिखेंगे यहाँ पर 3 डिजिट्स तक आंसर 0.90 ओम, ठीक है, दिस इज आंसर। ठीक है, ये हो सकता है। और अगर आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो फिर ये जो वाला 09 है ये वाला ये 1 हो जाएगा, यानी इसका आंसर राउंड ऑफ होने के बाद क्या बन जाएगा? 0.91। ठीक है, ये आंसर भी आप इसको लिख सकते हैं कि स्मॉल आर इज इक्वल टू 0.91। ठीक है, ये आंसर भी हमारा हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आंसर लिखेंगे। ठीक है, अगर आप राउंड ऑफ नहीं कर रहे हैं तो फिर आपने डिजिट स्किप नहीं करना, वो आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया, ये 2 चीज़ें हमें मालूम करनी थी इस न्यूमेरिकल में, इंटरनल रेजिस्टेंस और ठीक है आपके पास टर्मिनल वोल्टेज। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 2002 का प्री इंजीनियरिंग का, और यहाँ पर ये हमारे पास है द रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हमारे पास बुक का न्यूमेरिकल है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ टंगस्टन वायर यूज इन द फिलामेंट ऑफ अ 60 watt bulb is 240 ohm. When the bulb is hot at a temperature of 20 degrees Celsius, what would you estimate its resistance at 20 degrees Celsius? The temperature coefficient of tungsten, जिसको हम कहते हैं अल्फा, 0.0046 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि हमें पता है कि टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। ठीक है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है। ठीक है, तो 0 डिग्री पर जो हमारे पास रेजिस्टेंस होती है उसको हम सिंपली आर से या आर नॉट से डिनोट करते हैं, और उस आर नॉट का फॉर्मूला होता है हमारे पास आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, यानी ये जो हमारे पास फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू, ठीक है, रो एल अपॉन ए, ये होती है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये रेजिस्टेंस होती है हमारी 0 डिग्री सेल्सियस, यानी होती है आर नॉट। ठीक है, और किसी हायर टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस होगी उसको हम आर टी से डिनोट करेंगे। और यहाँ पर क्योंकि हमारे पास 2 टेम्परेचर पर, 2 हायर टेम्परेचर पर, यानी कि देखें ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, तो ये दोनों आर टी होंगी। ठीक है, ये भी आर टी है, ये भी आर टी है, तो इसलिए अब हम 2 आर टी हैं, तो एक आर टी 1 से डिनोट करेंगे एक रेजिस्टेंस को, और दूसरी रेजिस्टेंस को हम आर टी
2 से डिनोट करेंगे। अब यहाँ पर एक आपके पास बल्ब है और बल्ब के अंदर जो फिलामेंट है उसका जो वायर है वो है टंगस्टन का, टंगस्टन मटेरियल का नाम है, मेटल का नाम है। अब उस टंगस्टन वायर की जो रेजिस्टेंस है वो है 240 ओम। ठीक है, किस वक्त? जब बल्ब का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जब टंगस्टन वायर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है उस वक्त उसकी रेजिस्टेंस है 240 ओम। तो 240 को हम डिनोट करेंगे RT1 से और ये जो टेम्परेचर है इसको हम डिनोट करेंगे T1 से। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टेम्परेचर है। अब आपको कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस एट दिस टेम्परेचर, ठीक है, ऑफ द सेम वायर ऑफ द सेम बल्ब। ठीक है, ये आपका है सेकंड टेम्परेचर, तो इसको हम T2 से डिनोट करेंगे 20 डिग्री सेल्सियस और इसकी जो रेजिस्टेंस होगी ये होगी RT2। RT2 हमें कैलकुलेट करना है और फॉर्मूले में क्योंकि हमें अल्फ़ा, ठीक है, आता है तो यहाँ पर हमें गिवन है। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ आपको गिवन होती हैं पेपर में, न्यूमेरिकल में। अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या फॉर्मूला होगा। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए हमारे पास अल्फ़ा गिवन है और RT जो है हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? हमारे पास फॉर्मूला आएगा RT1 इज इक्वल टू R0, ठीक है, 1 प्लस अल्फ़ा T1। ठीक है, RT2 देखें आपको कैलकुलेट करना है, सेकंड टेम्परेचर 20 है, अल्फ़ा हमने यहाँ लिख दिया, ये डाटा हमारा कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहले देखिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे हमें R0 कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो अब ये जो फॉर्मूला होता है RT1 इज इक्वल टू R0, ठीक है, 1 प्लस अल्फ़ा T1। ठीक है, यहाँ पे R0 आ रहा है। तो अगर आपको एक रेजिस्टेंस दी हुई है और उसका टेम्परेचर भी दिया हुआ है तो R0 के लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, और अगर आपको, ठीक है, कोई कंडक्टर है, कोई वायर है, उसकी आपको लेंथ दी हुई है, रेजिस्टिविटी दी हुई है और इसका डायमीटर या रेडियस गिवन है तो फिर आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे R का, R0 के लिए। R0 इज इक्वल टू ρL/A। ठीक है, दोनों फॉर्मूले क्या हैं? ये R0 के लिए। तो R0 का देखें ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, हमें लेंथ ऑफ द वायर गिवन नहीं है, हमें एरिया या डायमीटर, रेडियस गिवन नहीं है, हमें रेजिस्टिविटी गिवन नहीं है। तो R0 के लिए ये फॉर्मूला यूज़ यहाँ पर हम नहीं कर सकते, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, और हमें ये गिवन है। तो पहला टेम्परेचर हमें गिवन है 20, अल्फ़ा की वैल्यू है 0.0046 और R0 जो है हमारे पास कैलकुलेट करना है, RT कितना है 240 ओम। ठीक है, यहाँ पर आप पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, आप पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर आप उसमें 1 ऐड कर लेंगे। ठीक है, और फिर वहाँ पर, ठीक है, ये आ जाएगा 10.292 और यहाँ पर जाके ये डिवाइड करेगा, R0 इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाय 10.292। ठीक है, तो हमारे पास R0 आ रहा है। ठीक है, दिस रेजिस्टेंस इज एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो बाद न्यूमेरिकल में आपसे पूछा जाता है, ठीक है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको R0 कैलकुलेट करना है। ठीक है, R0 आ गया हमारे पास 23.319 ओम। ठीक है, अब आ जाएंगे हम जो हमारा रिक्वायर्ड है। ठीक है, हमें चाहिए रेजिस्टेंस एट 20 डिग्री सेल्सियस। इसको हम डिनोट कर रहे हैं किससे? RT2 से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब RT2 का भी हम वही फॉर्मूला लिखेंगे और यहाँ टेम्परेचर चेंज हो जाएगा जो कि हमारा RT2 के लिए है। ये हमारे पास T2 है। ठीक है, तो RT2 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा T2। R0 की वैल्यू जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी ये पुट की है, अल्फ़ा सेम रहेगा, सेम मटेरियल, सेम वायर, और RT2 जो हमारा 20 है। ठीक है, इस तरह से हमने, ठीक है, यहाँ पे फिर आपने पहले मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर 1 ऐड करना है और 1 ऐड करने के बाद फिर आपको 23.319 से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आ जाएगा आपके पास RT2 इज इक्वल टू 25.464। ये आ गई आपके पास टेम्परेचर ऑफ द टंगस्टन वायर। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा आंसर था, ये रिक्वायर्ड था, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास 2003 का प्री मेडिकल का न्यूमेरिकल, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द गिवन सर्किट एंड करंट I and the potential difference between I
बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, यानी सर्किट में 2 पॉइंट्स गिवन है ए एंड बी, उनके बिटवीन आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है, आई कैलकुलेट करना है करंट यानी कि टोटल करंट, और टोटल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, ठीक है। सर्किट देख लेते हैं और वैल्यूज यहाँ देखें, R1 जो है यहाँ पे 5 ओम है, ठीक है, ये सर्किट है हमारा, ठीक है। ये आपके पास R2 है, ये R3 है, R4 है, ठीक है। लेबलिंग पहले से की हुई थी, ठीक है, तो अब हमें करने की जरूरत नहीं है, हम अपनी मर्जी से नहीं करेंगे, ठीक है। अगर लेबलिंग गिवन होगी तो फिर हमें नंबर चेंज नहीं करना है। अगर इन्होंने R2 लिखा हुआ है यहाँ पर तो अब ये R2 ही रहेगा, ठीक है। R1 देखें यहाँ पर है, ठीक है, ये R1 है, और यहाँ पर ये पॉइंट जो है देखें, ये A है और ये B है। ए और बी के बिटवीन जो है आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, यानी वोल्टेज कैलकुलेट करना है। ए और बी के बीच में जो है हमारे पास रेजिस्टेंस है R1, इसका मतलब है कि आपको R1 का पोटेंशियल डिफरेंस या R1 का वोल्टेज कैलकुलेट करना है। R1 के वोल्टेज को हम डिनोट करेंगे V1 से, यानी आपको V1 कैलकुलेट करना है और आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है जिसको हम R से डिनोट करते हैं, और हमें I करना है, टोटल करंट कैलकुलेट करना है। अब सर्किट सॉल्व करने का आपको जो मैंने मेथड बताया था, ठीक है, वही मेथड अप्लाई करेंगे। देखें ये जो है एक बिग बॉक्स है और फिर उसके अंदर जो है ये छोटा बॉक्स है, तो हम इनर मोस्ट बॉक्स से या इनर मोस्ट लूप से स्टार्ट करते हैं। हम इस बॉक्स से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए 3 रेजिस्टेंस है, R2, R3, R4। अब हम इन तीनों का इक्विवेलेंट लेंगे। अब हमें ये देखना है कि ये सीरीज में है, पैरेलल में है, तो हम देखेंगे कि क्या तीनों में करंट सेम है, ये करंट जो है तीनों में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो अब ये देखेंगे जब करंट यहाँ से बैटरी से आएगा और फिर यहाँ पे आएगा R1 के थ्रू, यहाँ पे आके इस B पॉइंट पर इसके पास 3 रास्ते होंगे करंट के जाने के, R2 से जाएगा, R3 से जाएगा, R4 से जाएगा। इसका मतलब है करंट डिवाइड होगा। करंट डिवाइड होगा तो इसका मतलब है कि R2, R3, R4 में, ठीक है, जो करंट है, ठीक है, वो डिवाइड हो जाएगा और ये तीनों पैरेलल हैं। इन तीनों का जो इक्विवेलेंट है हम पैरेलल के फॉर्मूले से यानी 1/R के फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे, और इसको हम किससे डिनोट करेंगे, नंबरिंग हमारी कहाँ पर एंड हो रही है, R4 पर एंड हो रही है, तो हम इन तीनों के इक्विवेलेंट को हम R5 से डिनोट करेंगे। इन तीनों का इक्विवेलेंट क्या होगा, R5, और R5 कैलकुलेट करने के बाद जब हम सर्किट रीड्रॉ करेंगे तो हम इन तीनों को रिमूव कर देंगे और फिर इसकी जगह यहाँ पर हम क्या करेंगे, R5 लगा देंगे। तो हम इन तीनों के इक्विवेलेंट के लिए पैरेलल का फॉर्मूला, ठीक है, अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने वैल्यूज देखी, ये गिवन थी, R2 2 ओम, R3 3 ओम, R4 6 ओम और वोल्टेज है 6 वोल्ट। R कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, I कैलकुलेट करना है टोटल करंट, और वोल्टेज कैलकुलेट करना है बिटवीन A एंड B। यहाँ पे देखें पैरेलल का फॉर्मूला लगाया R2, R3 और R4 के लिए, इन तीनों का इक्विवेलेंट है R5, तो 1/R5 इज इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, ठीक है। हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट की R2, R3, R4 की, ठीक है। अब यहाँ देखें शुरू में सबके यानी न्यूमरेटर में सबके क्या है, 1 है, तो यहाँ पे आप फिर वो इन्वर्स की से इनका एलसीएम ले सकते हैं, यानी आप 2 लिखें, इन्वर्स की प्रेस करें, ठीक है, प्लस 3 लिखें, इन्वर्स की प्रेस करें, प्लस 6 लिखें, इन्वर्स की प्रेस करें, इक्वल कर दें, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 1/R5 का, ठीक है। 1/R5 का जो आंसर आएगा, आप दोबारा फिर इन्वर्स की प्रेस करेंगे तो ये आपके पास R5 का आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट एक स्टेप में हम इसको एलसीएम को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास आंसर आ गया R5 का 1 ओम। अब हमने क्या किया, उसको रिमूव कर दिया, R2, R3, R4 को रिमूव करके हमने यहाँ पे लगा दिया इसका इक्विवेलेंट R5, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया सर्किट, इसको हम क्या करेंगे, फिर हम इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे R1 का और R5 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये देखेंगे कि हम सीरीज में हैं या पैरेलल में हैं, तो अब आप ये देखें कि करंट जब यहाँ से आएगा तो यहाँ से R1 में से फ्लो करेगा I करंट, और फिर आगे यहाँ पर आप, ठीक है, उसके पास एक ही रास्ता है, तो सेम करंट जो है R5 में से फ्लो करेगा, ठीक है, यानी I जो है इसमें से भी फ्लो करेगा, I इसमें से भी फ्लो करेगा, तो सेम करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब है ये दोनों सीरीज में है। इन दोनों का इक्विवेलेंट लेंगे हम सीरीज के फॉर्मूले से, ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे पास R1 प्लस R5, ठीक है, और इसका हम लेंगे इक्विवेलेंट R,
ठीक है, क्योंकि फाइनली हमारे पास एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, ये होगा पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, ये है हमारे पास R1 प्लस R5। R1 प्लस R5 जो है इसकी हमने वैल्यू पुट कर दी R1 की और R5 की, और हमने ऐड कर लिया, ये हमारे पास आ गई पूरे सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 ओम। ठीक है, R आ गई आपके पास 6। ठीक है, इससे पहले भी हम देखें न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं। जब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम हो जाती है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा टोटल करंट मालूम करना। ठीक है, चाहे आपसे पूछा गया हो या नहीं पूछा गया हो, तो यहाँ पर हम, ठीक है, हमसे पूछा भी गया है, हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इस सर्किट का टोटल करंट। ठीक है, और हम ओम्स लॉ से कैलकुलेट करेंगे I इज इक्वल टू, ठीक है, ये V अपॉन R। ठीक है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे I के लिए, V अपॉन R, V इज इक्वल टू 6 एंड R इज ऑल्सो 6। ठीक है, 6 डिवाइडेड बाई 6 इज 1, तो टोटल करंट आ रहा है हमारे पास 1 एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर आ गया टोटल करंट। अब आपको जो रिक्वायर्ड है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, उसके लिए हमें बैकवर्ड जाना है। ठीक है, बैकवर्ड जाने के लिए अब हम पीछे फिर देखेंगे कि हमारा जो ये R था ये किसका इक्विवेलेंट था ये। ठीक है, इसका करंट हमारे पास आ गया, ठीक है, 1 एम्पियर। अब इसको हम देखेंगे R हमारे इक्विवेलेंट है किसका, R1 का और R5 का, और ये दोनों सीरीज में है, और सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है। तो जब करंट सेम है यानी सेम वाली जो चीज़ है वो हम क्या करते हैं, इसके इक्विवेलेंट से ले लेते हैं, वही सेम वैल्यू होती है। यानी इसका इक्विवेलेंट R है, R का करंट 1 एम्पियर है, इसका मतलब है कि R1 का करंट भी 1 एम्पियर होगा और R5 का करंट भी 1 एम्पियर होगा। यानी I1 भी 1 एम्पियर होगा और I5 भी 1 एम्पियर होगा। ठीक है, यानी I इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I5 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। अब हमें इन दोनों का करंट मालूम हो गया, ठीक है, कि इसका करंट 1 एम्पियर है और इसका करंट भी 1 एम्पियर है। अब हम देखेंगे कि अब हम जो वोल्टेज जो हमें इसका मालूम नहीं है, R1 का R5 का, तो हम इन दोनों का वोल्टेज मालूम करें। ठीक है, ये इनमें से किसी एक का मालूम करना है। तो देखिए रिक्वायर्ड है हमें ये वाला कि हमें बिटवीन पॉइंट्स A एंड B जो है हमें वोल्टेज मालूम करना है। ठीक है, तो हम सिर्फ इसका वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे, इसका वोल्टेज कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, इसका वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और वही हमारा फाइनल आंसर होगा, और फिर इससे पीछे हमें बैकवर्ड मज़ीद नहीं जाना है क्योंकि हमारे सारे आंसर कैलकुलेट हो जाएंगे। यानी इसका फिर हमें वोल्टेज या इसके पीछे का कुछ कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। तो इसका वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, V इज इक्वल टू IR, यानी V1 इज इक्वल टू I1 R1। ठीक है, I1 हमें पता चल गया कि इसका करंट वही है जो कि टोटल करंट है, और R1 कितना है हमारे पास, ठीक है, R1 हमारे पास 5 है। इस तरह से, ठीक है, अब हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास देखिए V1 इक्वल टू I1 R1, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 5 वोल्ट। ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, A एंड B। ये है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, तो ये हमें कैलकुलेट करना था। ये आ गया हमारे पास आंसर 5 वोल्ट। ये चीज़ हमें कैलकुलेट करनी थी, टोटल करंट 1 एम्पियर, और एक चीज़ हमें कैलकुलेट करनी थी, ठीक है, कि टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये तीनों चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली। अब आते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर, 2003 का प्री इंजीनियरिंग का। ये हमारे पास है, ठीक है, अ 50 ओम रेजिस्टर इज टू बी वाउंड विद प्लैटिनम वायर 0.1 मिलीमीटर इन डायमीटर, हाउ मच वायर इज नीडेड। ठीक है, रो या रेजिस्टिविटी है, ठीक है, इस मटेरियल की, क्या मटेरियल है यहाँ पे, प्लैटिनम। ठीक है, प्लैटिनम की रेजिस्टिविटी है 11 एक्सपोनेंट -8 ओम मीटर। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू आपको गिवन होती है तो आपको मालूम नहीं करनी होती है। यहाँ पर ये देखें कि जब भी आपके पास न्यूमेरिकल में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है, जहाँ पे अप्लाई हो रहा हो, ठीक है, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी हो, ठीक है, या आपने कोई डायमीटर या रेडियस कैलकुलेट करना हो, ठीक है, या आपने लेंथ कैलकुलेट करनी हो, तो वहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो फॉर्मूला हम कौन सा अप्लाई करते हैं, वो होता है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये देखें कि हमारा जो ये फॉर्मूला है इस तरह अप्लाई होता है। ठीक है, जहाँ पे रेजिस्टेंस गिवन होगी, ठीक है, डायमीटर या रेडियस, ठीक है, रेजिस्टिविटी गिवन होगी, और यहाँ पे हमें क्या चीज़ है, लेंथ रिक्वायर्ड है। ठीक है, हाउ मच वायर इज नीडेड का मतलब है कि आपको कितना लंबा तार चाहिए, कितना लंबा तार चाहिए, ठीक है, ताकि आप इतना 50 ओम की रेजिस्टेंस
बना लें, क्योंकि आप देखें इस फॉर्मूले में कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के। जितनी लेंथ ज़्यादा होती है उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जितना हम लेंथ रखेंगे उसके हिसाब से रेजिस्टेंस होगी। तो आप ये कह रहे हैं कि 50 ओम के लिए कितनी लेंथ का हमें वायर चाहिए। तो यहाँ पे डाटा देखें क्या गिवन है, 50 ओम है, ठीक है। डायमीटर कितना है हमारे पास, 0.1 मिलीमीटर, ठीक है। अब फॉर्मूले में हमें देखें रेडियस चाहिए होता है, तो हम यहाँ पर डायमीटर से रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे डाटा में, ठीक है। डायमीटर रेडियस का क्या रिलेशन है, ठीक है। रेडियस होता है डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। रेडियस का फॉर्मूला, ठीक है, होता है रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। तो रेडियस का फॉर्मूला, ठीक है, जहाँ पे भी आपको रेडियस कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, ये फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे, R=D/2। डायमीटर कितना है, 0.1, और ये डिवाइडेड बाय 2, ये आएगा हमारे पास 0.05 मिलीमीटर। अब ये मिलीमीटर में है, इसको हमें चेंज करना मीटर में। तो मिली जो है, ठीक है, हमें पता है मिली किसके इक्वल होता है, 10⁻³ ये आप यहाँ पे जब मिली की जगह लिख देंगे 10⁻³ तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में, ठीक है। तो रेडियस आ रहा है इस वायर का 0.05 एक्सपोनेंट -3 मीटर। हमने रेडियस कैलकुलेट कर लिया डायमीटर से, रेजिस्टेंस गिवन है, ठीक है, रो गिवन है, और हमें एल लेंथ ऑफ द वायर कैलकुलेट करना है। अब जब देखें किसी भी फॉर्मूले में, ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा रेजिस्टेंस के लिए, R=ρL/A, लेंथ कैलकुलेट करनी होगी। हम पहले लेंथ का फॉर्मूला बना लेंगे, L=RA/ρ। अब यहाँ पे देखें ये एरिया ऑफ द वायर, ठीक है। एरिया ऑफ द वायर का क्या मतलब है कि आपको जब भी प्रॉब्लम में, रेजिस्टेंस के प्रॉब्लम में आपको अगर दिया हुआ है डायमीटर या रेडियस, डायमीटर या रेडियस दिया हुआ है, ये आपसे कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपका जो वायर है, ठीक है, वो किस शेप का है, वो आपका सिलेंड्रिकल शेप का है, ठीक है, वो आपका इस शेप का, ठीक है, वो आपका इस शेप का वायर है। तो यहाँ पर ये देखें कि जब अगर इस शेप का वायर है तो ये जो साइड का व्यू होता है, ठीक है, इसका जो एरिया होता है वो होता है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ये होगा हमारा ए, ठीक है, ये हमारा ए है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। और यहाँ पर जब अगर आपके पास ये साइड व्यू जो है, देखें सिलेंडर का साइड व्यू क्या है, सर्कल होता है, ठीक है। तो अब आपका जो एरिया है वो क्या है, इसका साइड व्यू का एरिया है। तो यहाँ पर आप जो है फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो जब भी कोई आपके पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल है, वहाँ पे डायमीटर या रेडियस गिवन है, ठीक है, तो आप एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सर्कल ऑफ द एरिया का फॉर्मूला πr²। और अगर कोई आपके पास रेजिस्टेंस का ऐसा न्यूमेरिकल है जिसमें आपसे ये कहा गया है कि सिलेंड्रिकल नहीं है, यानी वहाँ पे वायर नहीं है, बल्कि कोई और शेप का आपके पास कंडक्टर है, ठीक है, जिसमें आपको जो ये साइड का जो फेस है वो सर्कल नहीं बन रहा है बल्कि कोई रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, तो फिर आपको रेडियस और डायमीटर गिवन नहीं होगा, बल्कि साइड व्यू का क्या गिवन होगा आपको, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ गिवन होगी। तो वहाँ पे फिर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, वहाँ पे फॉर्मूला आपके पास ए का क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ हो जाता है, ठीक है। इस तरह के भी फॉर्मूले जो है हमारे पास आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे, पास्ट पेपर में हम उनको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं πr², ठीक है। आर हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है, ये हमारे पास आया है, पाई की वैल्यू होती है 3.142 और आर हमें गिवन है 50, ठीक है। पहले आपने क्या करना है, ठीक है, ये वैल्यू लिख के आपने इसका स्क्वायर कर लेना है। जब इसका स्क्वायर आ जाएगा तो फिर आपको मल्टीप्लाई करना है 3.142 से और 50 से, फिर उसका जब आंसर आ जाएगा फिर आपको डिवाइड करना है किससे, 11 एक्सपोनेंट -8 से, ठीक है। फाइनली आंसर आएगा 3.57 मीटर, यानी 50 ओम की रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है, जिसकी रेजिस्टिविटी ये है, जिसका रेडियस ये है, ठीक है, आपको कितनी लेंथ रिक्वायर्ड होगी, वायर आपको कितना लंबा चाहिए, ठीक है, 3.57 मीटर लेंथ का वायर होना चाहिए। तो आपकी कितनी होगी रेजिस्टेंस उस, ठीक है, वायर की 50 ओम होगी। तो हाउ मच वायर इज नीडेड, 3.57 मीटर वायर इज नीडेड, दिस इज द आंसर।
तो ये हमने 2003 तक के न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। ठीक है, उम्मीद है मुझे आपको समझ में आ गए होंगे। और आपको जो है अगर लेक्चर समझ में आता है तो आप ज़रूर कमेंट्स में ठीक है उसको जो है फीडबैक दिया करें। और कोई आपका जो है अगर आपका ओपिनियन हो या सजेशन हो तो आप वो भी ज़रूर आप उसको शेयर करें, आगे इसको ज़रूर आप शेयर कीजिए। ठीक है, और इसको अपने फ्रेंड्स तक या रिलेटिव्स तक इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इससे लोग फ़ायदा उठाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।